लास्ट हमने जो कर लिया था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ हमने लास्ट में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, पहले तो राणा जी हमें बताएंगे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो किस हिसाब से टैक्स होता है, कितने क्या परसेंटेज है, कुछ बता सकते हैं? मैंने अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला है और आगे कुछ नहीं बोला है। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, 15 को कितना कर दिया है, 20 कर दिया। तुम भी पढ़ो कभी कभी किताब, अच्छा फील होता है दिल को। ठीक है, अच्छा। तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अब उसके कंपटीशन कैसे बनेगा, मतलब कैसे हम उसको कंप्यूट करेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर के शुरू में ही है, वो देखो जरा। देखो सबसे पहले तो ऐसे निकालेंगे हम, सबसे पहले आएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सपोज आपकी बिल्डिंग बिकी है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, देखो तो सही, कंसिडरेशन का मतलब जो आपको मिला है। कोई बिल्डिंग आपने 100 करोड़ की बेची है, तो सबसे पहले 100 करोड़ रुपए लिखो। ठीक है, अब उसमें लेस करो, उसमें आपने कुछ चीजें लेस करनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ये लेस कर दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में आपने परचेज किया वो लेस कर दिया। उसके बाद इसमें करो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सपोज करो आपने जब लिया था तो खाली ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, अब आपने उसमें फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया, टाइल्स लगाई, सब कुछ किया, इम्प्रूव किया ना उसको, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी लेस करो, इम्प्रूवमेंट। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस सारे लेस करो इसमें। अब सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से जी, वो लेस करो। जैसे सपोज करो आपने प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दी है बेचने के लिए कि भाई तो हमारा मकान बिकवा दे ये वाला, कितना परसेंट देगा, तो वो भी माइनस कर दो। उसके बाद जो आपका निकलेगा वो निकल जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा। तो ये फॉर्मेट समझ आ गया, मतलब सबसे पहले आप फुल वैल्यू कंसिडरेशन जितने का आपने बेचा है उतना आप लिख लो। उसके बाद उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर लो, जितने का आपने लिया था। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कोई है तो माइनस कर लो, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लो, फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ राणा कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये कितने टाइम के बाद जो है लॉन्ग टर्म माना जाता है? हम बात कर रहे हैं अभी लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितने साल तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म में आ जाएगा? हाँ कहाँ सिखा रही है, ये आपको रखना पड़ता है 2 साल। हमने बताया भी था, ये बाद में जो है इसको 2 साल कर दिया था लैंड एंड बिल्डिंग को। ठीक है, ये कितने साल में, 2 साल में आपका जो है लॉन्ग टर्म बन जाता है। 2 साल रखा तो लॉन्ग टर्म, उससे कम शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, साथ साथ में क्वेश्चन करते हैं इसके, तभी हमारा जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन लिखो जी, मिस्टर एक्स परचेज वन हाउस, कब खरीदा? 1/7/2021 को खरीदा, रुपीज, यहाँ पे लिख लो 20 लाख। ठीक है, एंड
constructed its first floor कब बनाया ये? एक इसको कर दो 1 जुलाई 2022 को, ठीक है, बाय इंकरिंग कितने ₹12 लाख, ठीक है, एंड सोल्ड द हाउस ऑन 1/5/23 को कितने का? रुपीज, इसको कर दो 140 लाख का, 1,40,00,000 का, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, लायबिलिटी, ठीक है। इसमें आपने इनकम भी निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है। कैसे निकलेगी? अच्छा देखो, इसमें देखो परचेज कब किया था? 1 जुलाई 2021 को, बेचा कब है? 1 मई 2023 को। तो क्या ये 2 साल के बाद बेचा है कि 2 साल से पहले बेचा है? 2 साल से पहले ही बेच दिया, इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से निकालो जरा। सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाऊं या खुद ही करोगे? खुद ही करके ट्राई करो एक बार, चलो देख ही लो एक बार ना। इसमें कर देते हैं हम, सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? फुल वैल्यू कंसिडरेशन, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? ठीक है, अब इसमें लेस कर देते हैं। लेस क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले एक्विजिशन ना कितना था? 20 लाख। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है? फर्स्ट फ्लोर कितने का बना है? 12 लाख का, ठीक है। उसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। यहीं पे लिखो, मैं वैसे चलो लिख लेता हूँ सेलिंग एक्सपेंसेस ताकि याद रहे। ये तो नील है, ठीक है। अब क्या निकल गया हमारा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना निकल रहा है जी? 1,02,00,000। कितना निकल रहा है? 8, है ना। 1,08,00,000 निकल गया। अब हमारी निकल गई ग्रॉस टोटल इनकम। कितनी निकल गई? अब क्या निकल गई हमारी? ग्रॉस, और किसी हेड की इनकम है नहीं यहाँ पे। इनकम कितनी होगी? 108 लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये हो गए नील, ठीक है। अब टोटल इनकम कितनी आ गई हमारी? 108, ठीक है, ये 3 जीरो, ठीक है। समझ गए? इतनी हो गई। अब इसके ऊपर टैक्स निकालो तो जरा। कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। टैक्स ऑन STCG कितना है? 108 लाख एट स्लैब रेट। कितना बन रहा है देखो जरा, कितना बनेगा?
29,40,000 यही बन रहा है। कैलकुलेट करो यार, हाँ भी पुराने वाले से ही करो। ठीक है 29,40, ठीक है। अच्छा इसमें आप क्या ऐड हो जाएगा, ऐड सरचार्ज लग जाएगा। राणा बताएगा कितना सरचार्ज लगेगा, कितना लगेगा? 15%। निकालो जरा 15%। टैक्स का निकालोगे ना 15%, 108 का क्यों निकालोगे? 4,41,000, ठीक है। अब क्या होगा ये, टैक्स बिफोर HEC। इन दोनों को टोटल करो जरा, कितना हो गया ये, 29,40,000 जमा 4,41,000, ये बन गया तुम्हारा 3381, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे, ऐड HEC। राणा बताएगा कितना परसेंट, 4% इंटू 4%, कितना हो गया ये, 13,52,40, ठीक है, 1,35,240, ठीक है। अब टोटल टैक्स कितना हो गया ये, टैक्स लायबिलिटी क्या निकल गई हमारी, टैक्स लायबिलिटी इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितनी बन गई ये, 3381 जमा 135,240, ये बन गई हमारी 35,16,240। ये हमारी टैक्स की लायबिलिटी बन के आ गई है। अब ये समझ आ गया होगा, ये तो सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आगे चलें। हाँ देखो अगर बन रहा है तो निकाल दो, वो 1,07,00,000 तक ही होता है शायद ना। हाँ फिर भी देख लेना एक बार कैलकुलेट करके, अगर बन रहा हो तो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टैक्स निकाल दिया, बनेगा देख लो एक बार करके। चलो करके देख लेना आप, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको आराम से। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में, ये तो हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी कंप्यूट करना सीखा है, अब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे कैलकुलेशन होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगले ही पेज पर है, कंपटीशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या कहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन shall also be computed in a similar manner, but instead of cost of acquisition and cost of improvement, indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement shall be taken into consideration। तो अब इसमें इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका मतलब हो गया कॉस्ट एडजस्टेड एज पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब ये कि अगर तुमने 2001 में कोई प्रॉपर्टी 1,00,000 की खरीदी होती, तो क्या वो आज अगर तुम बेचते हो तो क्या आज भी उसकी कॉस्ट 1,00,000 रुपए ली जानी चाहिए? नहीं, उसका इंडेक्स निकलना चाहिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलना चाहिए। तो आज अगर हम बात करें, आज की डेट कहने का मतलब है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है, 24-25 वाले के लिए 23-24 की बात करता हूँ, तो ये आपकी पड़ेगी 3.48 लाख की। ये डिपार्टमेंट का डेटा है, ठीक है, गवर्नमेंट का डेटा है, पर ये हमें याद नहीं करना होता, इंडेक्स नंबर होता है हर साल का ना, जैसे 2001 में 100 नंबर था तो आज 348 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो 1,00,000 रुपए की थी वो 348 की हो गई है। तो हम उसकी कॉस्ट कितने लेंगे, 348। फिर सपोज आपने बीच में 2008-9 में 7-8 में कभी भी इंप्रूवमेंट करवाई थी, जब 2,00,000 रुपए की हुई थी तो उसका आज की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम जो है फुल वैल्यू में से सारी चीजें माइनस करेंगे, तब जाके लॉन्ग टर्म निकलेगा।
इतना समझ आ गया। इंडेक्स नंबर होता है, हर साल गवर्नमेंट ये नंबर रिलीज करती है, भाई इस साल का इतना, इस साल का इतना, इस साल का इतना, महंगाई बढ़ कैसे, ठीक है, तो उसी हिसाब से कॉस्ट निकलेगी। अब पहले एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट सेम होता है। फॉर्मेट कैसे सेम होगा, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे करेंगे, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद इसमें लेस करेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब हम करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ, अब निकालेंगे कैसे वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, इंप्रूवमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस तो इसमें भी माइनस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये निकल गया हमारा एलटीसीजी निकल गया। अब देखो, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, उसको करोगे, इंडेक्स नंबर जो होगा ऊपर कौन सा रखेंगे, ऊपर रखेंगे ट्रांसफर वाला और नीचे रखेंगे परचेज वाला। ठीक है, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स वाज ट्रांसफर्ड और इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स वर परचेज। ठीक है तो हमें ये सारी चीजें लिखनी है। सेम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ले लिया आपने, COI लिख लेता हूं मैं इसको, इनटू करोगे इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का, जिस साल में आपने इंप्रूवमेंट ये ट्रांसफर किया है, जिस साल में ट्रांसफर किया है, और ये इंडेक्स नंबर कैसे, अभी एक एग्जांपल लेके समझेंगे इसको पहले। ठीक है, मतलब सपोज करो मैंने 2001 में खरीदा था और 2023 में बेचा है, मैंने परचेज किया था 1 लाख का और सेल किया है मैंने 5 लाख का, कुछ भी किया है, 23-24 में किया है। ये 2001-2 में खरीदा था, ये 2023-24 में मैंने बेचा है। 23-24 में कहीं भी बेचा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कौन से डेट में खरीदा बेचा है, लॉन्ग टर्म तो हो ही गया। 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे हम, 1 लाख रुपए लिखूंगा, इनटू करूंगा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है, 23-24 का है 348, और जिस साल में खरीदा था उस साल का क्या था, 2001 का था 100 नंबर 100। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, इसके आगे 3 जीरो और लग जाएंगे ना, तो 3,48,000 इसकी कॉस्ट बन गई। 5 लाख में बेचा था, 5 लाख में से 348 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट भी की थी, इंप्रूवमेंट भी सेम तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करें साथ साथ में, पता चल जाएगा। लिखो, मिस्टर एक्स परचेज 1 हाउस 1 जुलाई 2017 को रुपीज 20 लाख एंड constructed its फर्स्ट फ्लोर, कब किया है, 1 जुलाई 2018 को बाय इनकरिंग
12 लाख एंड सोल्ड ऑन 1/5/2023 को रुपीज, इसको मान लेते हैं, सपोज करो 160 लाख। ठीक है, आप करेंगे कंप्यूट इनकमिंग टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, अच्छा देखो कब खरीदा था? 2017 में। बेचा कब है? 23 में। 2 साल से पहले बेच दिया कि 2 साल के बाद? तो ये नहीं लॉन्ग टर्म है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पे कंप्यूट करते हैं। देखो आगे पेज देखो, इसके अगले पेज पे देखो, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, वो उसका वो दे रखा ना, इंडेक्स नंबर की टेबल दे रखी है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बताओ जी कितना है? ठीक है, 1,60,00,000। अब हम करेंगे इसमें लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? परचेज कितने में किया था हमने? है 20 लाख, तो 20 लाख इंटू ट्रांसफर कौन से साल में किया है? 23-24 में। 23-24 का इंडेक्स नंबर कितना है? 348। खरीदा कौन से साल में था? 17-18 में खरीदा? नहीं, 17 में कौन क्या डेट है? हाँ, तो यानी 17-18 हो गया। 17-18 का इंडेक्स नंबर देखो जरा, ये है 272, ये आ गया 272। ठीक है, जो जो निकलेगी डिटेल वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये निकाल दोगे एक बार, उसके बाद आ जाओ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कितने कितने की इम्प्रूवमेंट की थी हमने? 12 लाख इंटू 348 हो गया ऊपर 348। अच्छा कौन से साल में की थी इम्प्रूवमेंट? हाँ, तो 18-19 हो गया। 18-19 का इंडेक्स नंबर क्या है? 280। 280 जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लोगे, और सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ दिए नहीं है तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस नील हो गए, ये नील हो गई, और जो निकल के आ जाएगा वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब राणा को पता ही होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने से टैक्स होता है? है? राणा को पता ही होगा कितने से होगा? लैंड एंड बिल्डिंग वाला है ये। हाँ, कितने से होगा? ठीक है, अब वैसे कितना कर दिया इसको? अगर कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, जो हम कह रहे थे ना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है, जो अब 12.5 इसका रेट किया है, वो ये कह रहे हैं जी देखो, जो हमने इसको 348 से गुणा किया है, ये 272 से किया है ना, इसको मत करो आप, सीधा 2 लाख की कॉस्ट मानो, सीधा 12 लाख की कॉस्ट मानो, 20 लाख की कॉस्ट मानो, 12 लाख की मानो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मत लो आप, और 12.5 दे दो। वो ये कहना चाह रहा है जो नया वाला है। ठीक है, पर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो हमें 20% करना पड़ेगा। अभी आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करो इसको। एक बार तो सीधा क्या करो, फुल वैल्यू में से, जैसे शॉर्ट टर्म का निकाल रहे थे ना, सेम निकालो, बिल्कुल सेम निकालो, और 12.5 से टैक्स करो। दूसरा ये वाला तरीका करो और 20% टैक्स करो, देखो किसमें ज्यादा फायदा लग रहा है तुम्हें। करोगे? कितना है पहला? 20 लाख 272 इंटू 348,
25,58,823। इसकी कॉस्ट कितनी बन गई? 25,58,823 रुपए। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट का निकालो ऐसे ही। 12 लाख का है, डिवाइड बाई 280 इंटू 348, ये निकल गया 14,91,429 निकाल दिया हमने। अच्छा, अब इन दोनों को माइनस करो तो जरा, इसमें से 1,60,00,000 में से माइनस करो जरा। माइनस 25,58,823 माइनस 14,91,429, ये बन गया हमारा, कितना आ गया? 1,19,49,748। ठीक है, अब जरा करके देखो तो जरा, इसमें कितना निकालेंगे हम? सीधा सीधा 20% निकालो, उसके ऊपर सरचार्ज लगाओ और उसके बाद HSC लगा के सब निकाल के देखो, और फिर दूसरे तरीके से निकाल के देखो और उसका 12.5% निकाल के देखो। देखो तो जरा किसमें ज्यादा फायदा लग रहा है। अभी राणा जो कह रहा था, हमारा जो है जो इंडेक्स नंबर है हमारे पास कहां से है? 2001 से। ठीक है, अगर उससे पहले की आपकी कोई प्रॉपर्टी है, सपोज आपने 1995 में कोई खरीदी थी और अब वो आपने बेची है 2023-24 में, तो इसका क्या करेंगे जी? चलो ट्रांसफर जिस साल में किया उसका इंडेक्स नंबर तो है हमारे पास, पर भैया ऊपर वाले का तो इंडेक्स नंबर नहीं है हमारे पास। अच्छा देखो, आपने 1995 में खरीदी थी, 1998 में इस पे इम्प्रूवमेंट किया था, 1999 में इस पे इम्प्रूवमेंट किया था, 2000 में भी इस पे इम्प्रूवमेंट किया था। हर साल तुम बनवाए जा रहे हो एक एक फ्लोर। फिर तुमने 2005 में भी इस पे इम्प्रूवमेंट करवाया था, फिर सपोज 2010 में भी तुमने इस पे इम्प्रूवमेंट करवाया था। अब क्या करें? तो वो कहते हैं जी आपने एक काम करना है। आपने क्या काम करना है? 2001 की इसकी मार्केट वैल्यू ले लो। ये मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 2001 की। पता चल रहा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 5 लाख, तुम बोलो जी मेरी 50 लाख की कीमत है। नहीं, जितनी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी उतनी ही होगी, मार्केट वैल्यू ले लो 2001 की। अब आपने 2001 की मार्केट वैल्यू ले ली, तो उससे पहले जितने भी इंप्रूवमेंट थे सब इसी में आ गए। समझ गए? मतलब यहां तक के जितने भी इंप्रूवमेंट है सब कुछ इसी वैल्यू में आ गए, अब इसका कुछ नहीं मिलेगा। तो 2001 की वैल्यू ले ली, उसी में सब आ गए। इसके बाद की जो वैल्यू है इंप्रूवमेंट की, आपकी जो कॉस्ट है, उन्हें उनका आप बेनिफिट ले लो इंडेक्सेशन करके। समझ गए कि 2001 से पहले की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो 2001 की मार्केट वैल्यू ले लो, और उससे पहले की जितनी भी आपने इंप्रूवमेंट किया सब उसी में आ गई, वो आप कुछ नहीं लोगे फिर। ठीक है, और उसके बाद अगर इंप्रूवमेंट है तो वो अलग से ले लोगे। बस इतना ही इसमें फर्क आएगा। इतना क्लियर हो गया? समझ आ गया? बहुत है आज के लिए इतना। हाँ 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 हाँ। हाँ तो आप ये कह रहे हो 2001 से पहले कोई इंप्रूवमेंट नहीं की ना, तो फिर भी तो मार्केट वैल्यू तो उसी हिसाब से बनेगी उसकी। हाँ हाँ, बस सपोज करो ना आपने कोई फ्लोर ले रखा है, आपका एक ग्राउंड फ्लोर बना हुआ खाली, तो उसकी मार्केट वैल्यू उस हिसाब से होगी। 4 फ्लोर बने हुए तो उस हिसाब से होगी। पर अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट की भी है जैसे इसमें, तो वो सारा का सारा मार्केट वैल्यू में ही आ गया। अगर नहीं की है तो और बढ़िया, टेंशन खत्म। ठीक है, क्लियर? इतना बहुत है।